जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 22 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। अभी तक मैं लगभग 13 प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा चुका हूँ। वो हमारे ही चैनल की आप प्ले लिस्ट में जाकर सीरियल से आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। पिछली बार सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम है और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी और उसके कोई भी सेट नहीं बनेगी, एक ही सेट बनेगा। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे उन प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर कराए सीबीटी बेस्ड में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी से ही उठाकर ही एक नया सेट बना दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा प्रैक्टिस सेट को। और मैं तो कहता हूँ मैं जितने 22 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा वो आप 22 देख कर जाइए, और गारंटी के साथ कहता हूँ आपके 25 के नीचे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार बायां दायां दिशाओं के सापेक्ष हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर और नीचे भी केवल सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है, वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस निर्देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। मतलब जैसे दायां बायां होता है, ऊपर नीचे होता है, तो जैसे हम भारत के लोग जिस साइड पे हैं अगर उसके जस्ट अपोजिट में देखें तो कौन होगा? क्या वो अल्जीरिया होगा, क्या वो अर्जेंटीना होगा, यूएसए होगा या लीबिया होगा? तो हम लोगों की उल्टी दिशा में पता है कौन होगा? अर्जेंटीना। कौन होगा? अर्जेंटीना। अब सोचिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। लगभग इसके पहले मैं 13 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। मुझे लगता है 2 से 3 प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप सोचिए कि ये बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख कर जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। क्या देखा गया था? क्या हुआ था? क्या ऐसी आपदा आई थी? तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये 26 दिसंबर 2004 की घटना है, जब सुबह 4 बजे लगभग इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के तट पर 9.1 की तीव्रता वाला क्या आया था? भूकंप आया था। और उसकी जो लहरें थी वो लगभग 9 मीटर तक की ऊंची लहरें थी। तो ये कहाँ पर आया था? हिंद महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। और कब आया था? तो 2004 में। क्या डेट थी? 26 दिसंबर को। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उष्मा द्वीप क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे उष्मा द्वीप क्या होता है, क्योंकि ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, इसके पहले ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो देखिए उष्मा द्वीप क्या होता है। तो वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होता है, जो अपने आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनसे अधिक गर्म होता है, तथा नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या चौक क्षेत्र में उच्चतम तापमान को ही उष्मा द्वीप कहते हैं। जो केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र जो होता है उसके उच्चतम ताप को ही क्या कहते हैं? उष्मा द्वीप कहते हैं। तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है, ये तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन, वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधि होती हैं, क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से अधिक गर्म होता है, यानी शहरी क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा गर्म हो उसी को हम क्या कहते हैं? उष्मा द्वीप कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये बताइए आप लोग, ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए। मुझे पता है आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, फिर भी आप सभी लोग जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी कमेंट करके इसका आंसर बताएं। पहला क्या बोला गया है? आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाना है। कौन आकार के आधार पर आएगा? तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा? वायरस आएगा,
इसके बाद बैक्टीरिया आएगा, फिर फंगी आएगा, फिर एल्गी आएगा। यही इनका क्रम भी है। और किस क्रम में हमको लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन ए ही क्या होगा? इसका राइट होगा। सबसे पहले जीवाणु नहीं आएगा, क्योंकि जीवाणु सेकंड नंबर पर आएगा। शैवाल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि शैवाल तो होगा नहीं, और कवक भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा है? अब देखिए कितनी बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस सेशन को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं गारंटी ले रहा हूँ 25 क्वेश्चन के नीचे नहीं लाओगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा है? अमरबेल पौधा, लाइकेन यानी शैवाल, पिचर पौधा और कैक्टस। तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, पिचर प्लांट। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्चियों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ हु तू 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 हु तू में कलम मल्लेश्वरी है। एक पाठ है जिसका नाम है हु तू तू, उसमें कलम मल्लेश्वरी कौन है? क्या एक मुक्केबाज है? क्या एक व्यायामी जिम्नास्ट है? एक भारोत्तोलक है यानी वेट लिफ्टर है? एक हॉकी खिलाड़ी है? तो सभी को आपको पता है कलम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और कौन है वो? वेट लिफ्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं अब दूंगा इसमें। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, आप रेलवे स्टेशन पर हैं। अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में जाते हैं। कहाँ पर है? रेलवे स्टेशन पर। मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन है, तो सबसे पहले आप उत्तर में 50 मीटर जाते हैं। मान लीजिए यहाँ उत्तर है, आप कितना गए? 50 मीटर गए। ठीक है, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं। उत्तर से आप कहाँ मुड़े हैं? पूर्व में। कितना चढ़े? 100 मीटर। फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं। मान लो फिर आप यहाँ पर आए और कितना चले हैं? 300 मीटर उत्तर में। ठीक है, फिर अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलते हैं। पश्चिम में कितना चलते हैं? 160 मीटर। ठीक है, और परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको पहुंचना था, तो आप अपने परीक्षा केंद्र पर क्या हो गए? पहुंच गए। और ये आपका रेलवे स्टेशन है मान लीजिए। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा, तो ये परीक्षा केंद्र के सापेक्ष देखिए रेलवे स्टेशन किस दिशा में है। ये तो उत्तर पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पूर्व दिशा में। किस दिशा में होंगे? दक्षिण पूर्व। कहाँ है दक्षिण पूर्व? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाघ के बारे में सही तथ्यों को पहचानना है। हमको क्या करना है? बाघ के बारे में सही तथ्यों को पहचानना है। बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही बात है। बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। ये कहाँ सही होता? ये तो आपने पढ़ा नहीं है। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये भी सही है। क्या ये सही है? एक मिनट ध्यान दीजिए। बाघ के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, तो पहला तो देखिए सही है। बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, हाँ ये भी सही है। तो यानी बाघ के जो कान होते हैं ना, ये क्या होते हैं? अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। इसके बाद बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, तो ये तो सही नहीं होगा कि बाघ की जो दहाड़ है वो 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे। बाघ अपने क्षेत्र को अनेक किलोमीटर दायरा होता है जो पेशाब यानी उनके मलमूत्र के द्वारा, जो उनका मलमूत्र होता है उसके द्वारा वो अपनी जो भी क्षेत्र होता है उसका निर्धारण किए रहते हैं, उनको याद रखते हैं। यानी ए बी एंड डी, ए बी डी इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था।
गोलकुंडा किले का निर्माण किसने किया था? तो देखिए, गोलकुंडा जो किला है वो कुतुब शाही वंश की राजधानी था। गोलकुंडा जो किला है वो कुतुब शाही वंश की क्या थी? राजधानी का किला है। तो किसका है? कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा। तो किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को सफेद, श्याम मतलब काला, श्वेत मतलब सफेद, यानी सफेद और काले रंग में देख पाते हैं? ऑप्शन ए चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा। ऑप्शन बी चूहा, सांप, कुत्ता। तो कुत्ते के बारे में तो आप जानते हैं, ऐसे हटाइए इसको। गाय के बारे में भी आप जानते हैं, इसको ऐसे हटाइए, ठीक है। और शेर भी इस प्रकार से नहीं है, तो ये भी हटा दीजिए। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा। ये सफ़ेद और काले रंग के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मृत एवं सड़ी गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण। जो सड़े गले या मरे जो जीव होते हैं उनसे वो पोषण प्राप्त करता है, उसका नाम है, बताइए? घास, कुत्ता, कुकुरमुत्ता या अमरबेल। तो अमरबेल तो होता नहीं, अमरबेल तो परजीवी होता है। घास होगा नहीं, कुत्ता होगा नहीं, कौन होता है? मशरूम। कौन होता है? मशरूम। तो ये क्या होता है? ये हेटेरोट्रॉपिक पोषण का एक प्रकार है। यानी मृत्योपजीवी जो पोषण होता है ये उसके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है। इन्हें बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो खरीफ की फसल में पहले जान लीजिए कि खरीफ की जो फसल होती है उसमें क्या क्या आता है खरीफ की फसल में, ठीक है। तो खरीफ की अगर हम फसल की बात करें तो खरीफ की फसल में जैसे धान हो गया यानी चावल, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब आता है, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने इतनी चीज़ें पढ़ी, क्या हमने उसमें कॉटन पढ़ा? कॉटन हटा दीजिए, ठीक है। क्या हमने उसमें गेहूँ पढ़ा है? नहीं पढ़ा, तो गेहूँ भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हमने उसमें चना पढ़ा? चना भी नहीं पढ़ा। यानी हमने धान भी पढ़ा था, मक्का भी पढ़ा, बाजरा भी पढ़ा और सोरगम। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो अभी आपने पढ़ा धान है, मक्का भी है, सोयाबीन भी है, लेकिन गेहूँ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? गेहूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। देखिए, कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 का मतलब क्या होता है? 9:45। जब भी घड़ी में 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे बजाए तो आप समझ जाइए वो शाम के समय की बात कर रहा है, ठीक है। तो 9:45 शाम को रात के 9:45 पे चली और 9 सितंबर को 9:15 यानी सुबह के 9:15 को एर्नाकुलम पहुंची। अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाना था उसको। समय अंतराल, यदि समय अंतराल में ट्रेन 2055 किलोमीटर की दूरी, तो ट्रेन की औसत चाल पूछी गई है। तो देखिए, सबसे पहले बताइए फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला क्या लगेगा? तो फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा? हमें क्या निकालना? चाल, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लगाना है। हमको डिस्टेंस तो पूरी पता है, हमको डिस्टेंस पता है 2055 है, लेकिन हमको टाइम नहीं पता है, इसलिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले टाइम। तो देखिए 7 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर, ये 3 डेट हैं, 7, 8 और 9। 7 को कितने बजे चली है? 9:45 पे शाम को, ठीक है, रात के। तो सोचिए अगर 8 को भी 9:45 शाम को अगर पहुंचती
तो कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, नहीं होते 24 घंटे, ठीक है। और 9:45 ये कौन सा है? रात का, यानी 8 तारीख को 9:45 पे पहुंच गई। अब हमें 9 तारीख को पहुंचाना है, तो देखिए फिर 9:45 अगर जाए मान लो, और कौन सा 9:45? ये सुबह का, तो कितने घंटे होंगे? 12 घंटे। लेकिन हमको चलाना कितना था? सिर्फ 9:15 तक, और हमने चला कितना दिया? 9:45 तक, यानी आधा घंटा ज़्यादा चला दिया। तो 12 घंटे में आधा घंटा कम कर दीजिए, यानी 11.5 घंटे, और 24 और प्लस 11.5 ऐड करिए, 24 में 11.5, तो 4 और 1 5 और 3, यानी 35.5 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे टोटल लगेंगे? 35.5 घंटे लग जाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है? स्पीड, डिस्टेंस कितनी दी गई है, और टाइम। डिस्टेंस हमको दी गई है 2055, और टाइम कितना दिया गया है? 35.5। 35.5 को अगर हम लिखें, ये है 35.5, इसको सही से लिखिए, 35 दूना 70 और 1 71/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे? कैलकुलेट, तो आपका जो आंसर आएगा 57.88 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना आएगा? 57.88 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन देखिए 57.8, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? बोल रहा है कि जो बिल्ली है वो 10 घंटे सोती है, तो ये भी गलत। बिल्ली जो है, समय आप नोट करिए, बिल्ली जो है वो 10 घंटे नहीं सोती है, वो 12 से 16 घंटे सोती है। कितना सोती है? 12 से 16 घंटे। बिल्ली कितना सोती है? 12 से 16 घंटे, क्योंकि हमें सही बताना, तो ये तो गलत हो गया। अजगर के बारे में, यानी पाइथन के बारे में बात करें, तो वो लगभग 18 घंटे सोता है, यानी ये भी गलत है समय। गाय 4 घंटे सोती है, बिल्कुल सही, गाय लगभग इतना ही सोती है। जिराफ 6 घंटे नहीं, जिराफ लगभग 1.9 आवर, इतने घंटे सोता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है। क्योंकि वो क्या कह रही कि उसकी नानी तो पक्षियों को क्या खिलाती हैं, उसकी नानी बच्चियों को क्या खिलाती हैं? अनाज खिलाती हैं, इसलिए कहानी में यह गलत हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें चेन्नम्मा क्या प्रदर्शित कर रही है, कक्षा कच्छ अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, तभी तो ये बोली है। अगर मतलब जो कक्षा कच्छ में जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को वो कहाँ से जोड़ रही है? वो अपने जो उसने अनुभव किया है उनसे जोड़ रही है, यानी अपने परिवेश से जोड़ने का काम कर रही है। और दूसरा, पर्यावरण से संबंधित सरोकारों के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, इतना वो कहाँ सीखेगी? जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंध की सराहना या प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा, या प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो देखिए ये तो होगा नहीं। जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना कर रही, बिल्कुल सही बात है, यानी ए और सी किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी
पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया? अंतर अनुशासनात्मक, अंतर अनुशासनात्मक या पार अनुशासनात्मक? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, फिर से समझिए। पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत, यानी प्रकरण के आधार दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम जो है का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण हो रहा? तो ये जो हो रहा है अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति के कारण इसका यूज किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, योगात्मक आकलन बताइए क्या है? आप लोग बताइए, कमेंट करिए जल्दी, क्या है योगात्मक आकलन? विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण करना, ये तो गलत है। शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए, ये भी गलत। विद्यार्थियों के पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शन मानना, या विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं योगात्मक आकलन की, और योगात्मक आकलन कहता है पास अथवा फेल करने के मार्गदर्शन माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों के पाठ में सपेरे जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। वो चूहों को खाते हैं, अगर चूहों को ना खाते हैं तो वो फसलों को खाएंगे। यह सभी तत्व निम्नलिखित में से किससे सूचित करते हैं? बताइए। ऑप्शन ए, पौधों, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध, बिल्कुल अंतर संबंध है। पौधों, मनुष्य और जानवरों की अन्योन्याश्रितता को, ये भी सही है। पौधों, मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता को, ये भी निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण, यहाँ पर कौन सा एकीकृत दृष्टिकोण निर्भर होगा? यानी ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा 5वीं के पर्यावरण पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया कि कुछ चीजें चखने के बाद झुम्पा बोली, सी सी सी, झुम्पा बोली, चखने के बाद झुम्पा क्या बोली? सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा जो सी सी करने लगी। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास करें? बच्चे के अनुभव से। अब देखो, बच्चा सी सी बोला है, अगर वो उसने कुछ खाया होगा तभी तो सी सी बोला होगा, यानी उसने तो अनुभव किया है, तब तो बच्चा बोल पा रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होना चाहिए। अगला, संवेदी अन्वेषण, तो संवेदी अन्वेषण यहाँ कहाँ से हो जाएगा? कल्पना क्यों करेगी? उसने अनुभव किया हुआ है। खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है, किससे संबंधित है? अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ कर लेना, ये तो हमेशा निगेटिव, जहां कंठस्थ की बात आए आप उसको तुरंत काटिए। तो ए 100% नहीं हो सकता। बी पे आइए, विद्यार्थियों के अधिगम में सभी तीनों आयामों को शामिल करना, बिल्कुल सही बात है, तीनों आयामों को शामिल किया जाए। संवेदीगामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ अनुभवों के द्वारा प्रत्ययों को समझा जा रहा है। डी ऑप्शन, शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से, ये भी सही है, यानी बी सी डी। शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से, विषय वस्तु, देखिए विषय वस्तु की बात आ गई है, ध्यान दीजिए यहाँ पर विषय वस्तु, अगर विषय वस्तु ना होता तो यहाँ सही हो जाता, यानी बी और सी करेक्ट होंगे, डी नहीं करेक्ट होगा, बी सी यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई,
दादी जी ने कहा, यह इस महीने में तीसरी बार जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा, मतलब उसकी दादी ऐसा कर रही तो मंजरी को क्या लग रहा, बुरा लग रहा है। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादी जी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठचर्या अपेक्षाकृत प्रदर्शित की जा रही, बताइए। ऑप्शन देखिए, नज़दीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता, तो पर्यावरण के बारे में क्या यहाँ जागरूकता फैला रहे हैं, यानी ऑप्शन ए तो नहीं होगा। नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास, यानी मानव के प्रति अपनी जो संवेदना है वो उसको प्रकट कर रही है मंजरी, यानी ऑप्शन नंबर बी तो राइट होगा। अगला देखिए, न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान संबंधित मुद्दे उठाना, ये तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं हो रही इसकी। और नज़दीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 को देखें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारण के कारण प्रस्तुत करता है, किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है। तो देखिए कितनी बार ये एकीकृत उपागम पूछा जा चुका है और मुझे ये भी विश्वास है कि ये भी जो पेपर बनेगा जो आपका शायद 20 अगस्त को है तो उसमें भी हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो ध्यान देना, पहला है एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझने के लिए, और आगे पढ़ते हैं तो ये आपको बी नंबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम इंग्लिश के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें, फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, यानी बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए, तो यहाँ पर इसकी तो बात ही नहीं हो रही। अगला ऑप्शन पढ़ें, विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए, ये भी नहीं होगा। बालक के चिंतन कौशल को प्रारंभ करने के लिए, ये भी नहीं होगा। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा इसका राइट, क्योंकि एकीकृत उपागम का मतलब ही होता है कि वो आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है और परस्पर उनमें आपस में क्या होता है, संबंध होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सहपाठचर्या गतिविधि के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सहपाठचर्या गतिविधि के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है, तो बताइए। पहला ऑप्शन है खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करके हम प्रमाणित कर सकते हैं। दूसरा है बोलचाल भाषण गतिविधि को प्रोत्साहित करके, सार्वजनिक बोलचाल भाषण गतिविधि को प्रोत्साहित करके, मनोरंजक फिल्में दिखाकर, तो ये हटा दीजिए, विद्यार्थी को विविध प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ए या बी, तो जो इसका राइट आंसर बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगला क्वेश्चन, आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती हैं। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है कि टीचर जी, जो मेरी माता जी हैं वो प्रसाद में तुलसी का पत्ता रखकर चढ़ाती हैं। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचता है। इस उद्देश्य को प्राप्ति के निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा, बताइए। पहला है विद्यार्थियों को तुलसी पत्ते की औषधि गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी का विवाह, क्या ये बताएंगे, बताइए। अगला, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को खोजने को कहें, ये भी सही बात है, तभी तो पता चलेगा क्यों महत्व है तुलसी का। सी,
पत्ते तथा उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने के वीडियो प्रस्तुतिकरण, ये नहीं होगा। अगला, विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने के लिए ले जाएं और विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करें, ये भी सही होगा। देखिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों राइट होंगे, लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर बी को आंसर माना है। तो आप लोग जो आपको सूटेबल लगे तो आप इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों राइट होंगे, क्योंकि उसको क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रहा तो खुद अनुभव कराएगा और भी चीज़ों के बारे में उनको ज्ञात होगा। कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है डैडी की दाढ़ी मूंछ क्यों है जबकि मम्मी के नहीं है। मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती हैं, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती हैं जबकि डैडी ऐसा नहीं करते हैं। वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने का सही तरीका बताइए क्या होगा। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा। पहला ऑप्शन है, यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने की नहीं है। ये कोई बात ही नहीं, ये तो डायरेक्ट मना कर दिया इसका मतलब। अगला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं। मतलब वो कैसे पता कर लेती है ये नर है ये मादा है। बिल्ली और बिलोटा में कैसे वो अंतर पता कर लेती है। वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें, ये भी सही बात है, ये चीज़ें देनी चाहिए उसको। अगला ऑप्शन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं जेंडर भूमिकाओं का वीडियो प्रस्तुतिकरण, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हम उसको अनुभव कराएंगे ना। अगला, विद्यार्थियों को समझाना कि जेंडर एक सामाजिक, ये यहाँ तो मना ही कर दिया उसको, यानी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर में के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि, बताइए 27 का क्या होगा कि प्राथमिक स्तर में बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ध्यान दीजिए, उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न औषधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही। उन्हें एक रस दिनचर्या में छूट मिलती है, ये तो गलत हो जाएगा। संतुलित आहार की भूमिका को समझ, ये भी गलत। उन्हें प्रश्न को नोट कर लेना चाहिए। देखिए इतनी पढ़ के आप तुरंत काट दीजिए, प्रश्न को क्यों नोट करना चाहिए भाई। तो यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। 28 क्वेश्चन, गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंख में पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक की उस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूँगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा इससे संबंधित है, बताइए। पर्यावरण के अध्ययन में से कौन सा इससे संबंधित है। पहला, बालक की खोजी एवं व्यावहारिक गतिविधि में संलग्न करना। दूसरा, अवलोकन करना, निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशल का अर्जन। देखिए उसने अवलोकन किया, निष्कर्ष निकाला, तब जाकर वो मनोगत्यात्मक कौशल का क्या कर रहा, अर्जन कर रहा, यानी बी तो करेक्ट होगा। अगला, विभिन्न प्रकार के अनुभव और बुनियादी समझ ग्रहण करना, ये हटा दीजिए क्योंकि दूसरा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन दोनों में। नज़दीकी परिवेश में मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता, ये भी नहीं होगा। यहाँ किस चीज़ को लेकर संवेदनशीलता की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन,
गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहती हो, जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती है, रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है और जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या भाई एक ही व्यक्ति नहीं है? ये बोल रही है गीतिका। ठीक है, ऑप्शन पे नजर डालिए। गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं वह सोचते हैं कि यह उप विषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? पहला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध की समझ। दूसरा है जीवंत अनुभव और जीवन में सामाजिक पक्ष में उपजी समझ का विकास, बालक को जिज्ञासु बनाना। और डी है प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हों के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। देखिए ये सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है, लोग इसमें क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और बालक की जिज्ञासा तभी शांत होगी जब वो लोग सभी लोग उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे। यानी जब बालक अनुभव करेगा, जब बालक सीखेगा, तब उसको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी डी इसका एकदम करेक्ट होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन। रेहान लगातार सीखे जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ती का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाना सिखाने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल हैं? समझना, निर्माण करना, प्रयोग करना या याद करना। तो देखिए, सबसे पहले उसने समझा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, समझा। फिर उसका निर्माण किया, तब क्या करेगा, प्रयोग करेगा। याद करके तो रखेगा नहीं कि एक कॉपी में नोट कर लेगा। यानी ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।